हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटूर के बारे में। कंटूर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत शॉर्ट टर्म में ये बहुत सारी चीजें आपको दे देगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत बेनिफिशियल है और इस कंटूर भी हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट थियोडोलाइट वगैरह जो भी टॉपिक आएगा। तो इन सभी चीजों पर डिस्कस करने से पहले फटाफट सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो बिना आपका एक भी सेकंड लॉस किए हुए, बिना भी आपका एक क्षण गवाए हुए अब मैं आगे बढ़ता हूं और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंटूरिंग। आज हम कंटूरिंग पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट कंटूरिंग। कंटूरिंग ना, CONTOURING, जी, ये कंटूरिंग है। हिंदी में अगर इसको बात करें तो इसको बोलते हैं समोच्च रेखण। ठीक है, समोच्च रेखण बोलते हैं। क्या होता है ये? थोड़ा सा मैंने शुरू लास्ट टाइम मैंने इस पे थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन दिया रहा होगा। आज मैं फिर से एक अच्छा सा इसको जो है रिवाइज कर देता हूं। एक्चुअली में भूमि पर ऑन द ग्राउंड समान उच्चता वाले ऑफ सेम एलिवेशन पॉइंट्स वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, एक्चुअली में ये इमेजिनरी लाइन होती है, बट ये जब ड्राइंग पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं तब ये ट्रू पोजीशन ले लेती है। तो भूमि पर समान किसी निर्देश तल से, किसी संदर्भ तल से, ठीक है, समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को कंटूर कहते हैं डियर, उसी को कंटूर लाइन कहते हैं। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि भूमि पर ऑन द ग्राउंड उन पॉइंट्स को ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है, ढूंढने के बाद हम उनको पेपर पर रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, पेपर पर प्लॉट करने का काम करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कंटूरिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। और पहले के मतलब जो है इसमें लेवलिंग जो आपने पढ़ रखा है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है और अच्छा खासा इसमें यूज है इसमें लेवलिंग का। ठीक है, तो लेवलिंग पहले ही आप पढ़ चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इसमें कोई बहुत खास प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो लेवलिंग का इसमें बहुत अच्छा यूज है। इसमें हम जो पॉइंट्स के रिलेटिव लेवल होते हैं, सॉरी रिड्यूस लेवल होते हैं, या फिर जो उनके एलिवेशंस होते हैं, रिलेटिव एलिवेशन जो हम डिटरमाइन करते हैं, वो हम थियोडोलाइट की मदद से, लेवल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, लेवलिंग मेथड्स की मदद से यूज करते हैं, ज्ञात करते हैं, पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और पहले के समय में मीन सी लेवल लिया जाता था, जो रेफरेंस लेवल लिया जाता, जो हम एक रेफरेंस डायरेक्शन लेते थे, एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंस जो है हम लोग अपना वो रिलेटिव एलिवेशन डिटरमाइन करते हैं। तो पहले वो लिया जाता है मीन सी लेवल जनरली लिया जाता है। ठीक है, मीन सी लेवल लिया जाता है, तो ले सकते हैं आप। और एक समझ रहे हैं ना, एक मतलब एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो रिड्यूस लेवल उनके उन सभी पॉइंट्स के, ठीक है, किसी एक स्टैंडर्ड, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट्स के सेम आरएल वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है डियर, उसी को कंटूर लाइन बोलते हैं। उसी प्रोसेस को जब हम कंप्लीट करते हैं, उसी के दौरान जो हम उसी को हम डिटरमाइन करने के लिए हम सर्वेइंग ऑपरेशंस करते हैं और उनको प्लॉटिंग करते हैं, पेपर पर ड्रॉ करते हैं, पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को डियर कंटूरिंग कहते हैं। तो कंटूर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन ये है। एक्चुअली में ये एक इमेजिनरी लाइन होती है डियर, लेकिन ऑन द मैप जब आप इसे ड्रॉ कर लेते तब ये अपने ट्रू पोजीशन ले लेता है, तब ये अपनी सत्य स्थिति ले लेता है। तो फील्ड में आपको ये रेखाएं काल्पनिक मिल सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन जब आपने इसको मैप पर रिप्रेजेंट कर दिया तब ये काल्पनिक अब मैप पर नहीं रह गई, अब ये जो है वहां पर ये ट्रू पोजीशन ले लेंगी। ठीक है, जस्ट लाइक झील का एक शांत जल अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे कि ये आपका कोई तालाब है, ठीक है, ये कोई तालाब अगर ले लिया जाए, ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें ये आप देख सकते हैं, ये इसका RL 100 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, RL 100 मान लेते हैं। और नेक्स्ट जो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग 99 मान लें, क्या मान लें? 99। ठीक है, RL हम लोग इसका 99 मान लें। तो यहां पर आप देख सकते हैं डियर कि जो है अगर इसको हम लोग मैप में रिप्रेजेंट करें ना, मैप में, ठीक है, अगर हम लोग इसको मैप पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो देखिए क्या है कि मैप पे जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो है कुछ इस तरह से, ये 100 मान वाली जो है रेखा हो गई, ये 100 मान वाली RL 100,
ठीक है, और ये आपका 99.0, ठीक, RL। तो ये जो है आपका इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये आपका एक कोई लेक ले सकते हैं अपन लोग, कोई रिजर्वायर ले लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है डियर, ठीक है। ये लेक ले लीजिए, रिजर्वायर ले लीजिए, जो भी आपको बेटर लगता है। तो इसमें देख रहे हैं अब भीतर की तरफ ये मान कम हो रहे हैं, तो ये एक झील को, एक लेक को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक वैली को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे जो शांत झील की सतह है, अब इसकी जो सतह होती है डियर, ये जो इसकी सरफेस देख रहे हैं ना, शांत जल की जो सतह हो रही है, ये एक कंटूर को रिप्रेजेंट करता है। ये डियर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कंटूर को ना, कंटूर को ये रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इस प्लेन में, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी किसी एक रेफरेंस पॉइंट से जो आरएल है, जैसे यहाँ 100 है, 99 है, वो उनकी उच्चता सभी इस पॉइंट पर, सभी बिंदुओं की उच्चता समान है, उनके रेडियस लेवल सेम होंगे, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, यही वेरीफाई करता है कि ये कंटूर है। इसी को हम समोच्च रेखण बोलते हैं, कंटूरिंग बोलते हैं डियर, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड लेवल मान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेक वगैरह। चलिए मैं इसको लेक लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो अब ये जो है इन साइड देखिए 99 मान वाली, अब ये होगा क्या कि जो इसकी जो सरफेस है, जो वाटर की जो लेयर जा रही है 100 से पास हो रही है, ये अपने किनारों पर ना, जो इसकी परिधि पर, इसकी परिधि पर जो ये निशान बना रहा है, जो ये पानी निशान बनाएगा, जैसे कुएं में पानी का जो तल होता है वो एक निशान बनाता है ना, तो झील में भी आप ले सकते हैं, कुएं में भी ले सकते हैं, एज यू लाइक, जो आपको बेटर लगे। तो उसमें जो उसका जल होता है वो जब गर्मी या धूप में सूखता है तो एक नीचे चला जाता है पानी, तो वहां पर निशान छोड़कर जाता है, साइड्स में, साइड्स में निशान छोड़कर जाता है, इसकी परिधि पर मान सकते हैं आप। तो वो निशान जो छोड़कर जाता है, उस निशान पर इसे सभी बिंदुओं का आरएल सेम होता है डियर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 100 आरएल पे था, तो इस पर स्थित, इस परिधि पर इसे सभी पॉइंट्स का जो आरएल होगा, जितने भी पॉइंट्स हम ले लें, ठीक है, जितने भी आप पॉइंट्स ले लेंगे उन सभी का आरएल डियर 100 ही होगा, 99 नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है, अब जब ये मतलब इसका लेवल डाउन हो गया, ठीक है, अब ये 99 पे आ गया, ठीक, ये 99 पे आ गया, तो अब 99 पे जब ये आ गया, तो अब यहाँ पे जो निशान छोड़ रहा है, इसकी परिधि पर भी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका भी आरएल सेम होगा 99। लेकिन 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 ये जो है 100 मान वाली कंटूर लाइन कहलाएगी, और ये जो लाइन यहां पर आपको मिलेगी वो 99 मान वाली कंटूर कहलाएगी, डिफरेंट हो गए। लेकिन क्योंकि दो विभिन्न उच्चता वाले बिंदु जो है एक पॉइंट पर नहीं हो सकते जनरली कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए, तो वो एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये रीजन है यहां पर। और अब यहां पे क्या है कि जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स इस पर सिचुएटेड होंगे उन सभी के आरएल डीआर आपको सेम मिलेगा। जैसे 99 वाले पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका आरएल 99 मिलेगा। 100 वाले कंटूर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे डियर, उन सभी का आरएल आपको 100 मिलेगा। इस तरह से डिफरेंट मान वाली कंटूर रेखाएं आपको प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है डियर। अगर मैं कंटूर लेवल की बात करूं, यहां पर कंटूर लेवल बहुत ही यूजफुल है डियर। एक्चुअली में क्या है कि अभी जैसे चेन सर्वेइंग करते थे, कंपास सर्वेइंग करते थे, तो वहां पर क्या होता था कि आपको लीनियर मेजरमेंट मिल जाता था, ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट मिल जाता, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट मिल जाता था, बट उनका जो वर्टिकल सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन है, जो वर्टिकल मेजरमेंट है, वर्टिकल सेक्शन है, वो चीजें नहीं मिल पाती थी। चाहे आप चेन सर्वेइंग करिए, कंपास सर्वेइंग करिए, उसमें क्षेत्र की टोपोग्राफी आपको डिफाइन नहीं हो पाती थी, बस उसका लीनियर मेजरमेंट आपको मिलता था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसकी टोपोग्राफी नहीं पता चल पाती थी, पता नहीं चल पाता भाई गड्ढे कहाँ हैं, ऊंचान कहाँ है, नीचान कहाँ है, डिप्रेशन कहाँ है, एलिवेशन कहाँ है, ठीक है, अनइवन सरफेस है, रफ सरफेस है, क्या है, स्लोपी सरफेस है, फ्लैट सरफेस क्या है, वो हम नहीं जज कर पाते थे। वो हमारे लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो भी हमारे प्रोजेक्ट है, चाहे हम डैम बनाए, प्रोजेक्ट कोई कंस्ट्रक्शन, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ले, तो कोई भी प्रोजेक्ट ले, तो उसके लिए वहां का जो टोपोग्राफी, कितना ऊंचान है, कितना नीचान है, ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। जितो जो हमारे जो दिमाग में, जो माइंड में हमारी जो इमेज बनती है, वो इमेज नहीं क्लियर हो पाती केवल लीनियर मेजरमेंट से। अब इसमें क्या है कि जो इस
इसके माध्यम से जो हम मैप तैयार करते हैं, कंटूरिंग के थ्रू जो हम इसमें मैप तैयार करेंगे उसको डियर बोलते हैं कंटूर मैप ना, उसको डियर बोलते हैं कंटूर मैप, कंटूर मैप। ओके, अब कंटूर मैप में क्या है डियर कि कंटूर मैप जो मिलेगा ये आपका दो चीजें भी देता है, ये प्लान भी आपको देगा और सेक्शन भी देगा। जैसे देख रहे हैं यहां पर, ये देख रहे हैं ये सेक्शन को डिफाइन कर रहा है डियर, ये सेक्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये आपका प्लान रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है, ये सेक्शन ये प्लान रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके डियर, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। तो ये रीजन है यहाँ पर, ये यहाँ पे डेविएशन हो रहा है दोनों में, अभी तक जो कंटूर के थ्रू आप कर रहे हो और जो पहले आपने मेथड्स अप्लाई किए थे सर्वेइंग के, ये दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि कंटूर मैप में आपको दोनों चीजें मिल रही है, मतलब प्लान भी मिल रहा है और उसका सेक्शन भी मिल रहा है, मतलब वर्टिकल मेजरमेंट भी आपको रिप्रेजेंट हो रहा है और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट भी आपको रिप्रेजेंट हो रहा है प्लस वर्टिकल मेजरमेंट। तो इससे जो हमारे दिमाग में जो इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट की, जो साइट की, जो उसकी इमेज बन रही है, वो इमेज बहुत क्लियर हो रही है, ठीक है। तो उसकी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब क्या है कि जब हम इससे करते क्या है कि हम इससे एक मैप क्रिएट करते हैं, कंटूरिंग के थ्रू हम एक मैप बनाते हैं, जैसे प्लेन टेबल के थ्रू आप एक मैप बनाते थे, सेम उसी तरह से कंटूरिंग भी करके हम मैप क्रिएट करते हैं। तो मैप से क्या होता है कि उसका हमें प्रोजेक्शन मिल जाता है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मिल जाता है, एक सेक्शनल प्रोजेक्शन मिल जाता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसी के हिसाब से, उसी के बिहाफ पर हम आगे प्लानिंग कर लेते हैं। वेरी सिंपल, बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं डियर। अब कंटूर मैप जो तैयार करते, जो इसमें मैप तैयार होता है, पहला काम तो भाई सर्वेइंग करना है, वो पॉइंट्स को हमें डिटरमाइन करना है, ऑन द फील्ड ढूंढना है। अब ढूंढने का काम, उन पॉइंट्स को ढूंढने का बड़ा मतलब चैलेंजिंग वर्क हो जाता है, बड़ा हार्ड वर्क हो जाता है, क्योंकि भाई जितना पॉइंट्स को ज्यादा पॉइंट ढूंढेंगे उतना मतलब टाइम टेकन उतना लॉन्ग टर्म वर्क, तो बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अपने आप में। और वर्क में भी आपको एफिशिएंसी रखनी है, वर्क में एरर भी नहीं आनी चाहिए, तो इस हिसाब से थोड़ा चैलेंज हो। अब उसके बाद उनको ढूंढना, फिर उसके बाद उनको मैप पर रिप्रेजेंट करना, फिर उनसे मैपिंग का काम करना। तो जो मैप क्रिएट करते हैं डियर, उसको बोलते हैं कंटूर मैप। ओके, इज दैट क्लियर? अब यहां पे जो कंटूर है वो तो आपको समझ में आ गया भाई कंटूर क्या है। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि कंटूर मैप बनाने के या कंटूरिंग करने के पर्पस क्या है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंटूर हम बना रहे हैं, कंटूरिंग हम करते हैं, क्यों इतना मैं इसमें जो मैं आपसे इतना फोर्स कर रहा हूं इस टॉपिक पर, ये इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है ना। तो इन चीजों पर अब हम डिस्कस करते हैं। तो डियर मैं आपको बता दूं कि जो आपका कंटूर है, कंटूर से पहली बात, अब चलिए इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं जो कि है डियर पर्पस ऑफ कंटूर, है ना। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पर्पस ऑफ द कंटूर, दैट इज पर्पस, PURPOSE, पर्पस ऑफ द कंटूर ना, पर्पस ऑफ द कंटूर। अभी क्या है भाई ये पर्पस ऑफ द कंटूर, है ना, क्या है ये पर्पस ऑफ द कंटूर, ठीक है ना। देखिए पहला चीज मैं आपको बता दूं डियर कि जो पर्पस ऑफ कंटूर की अगर मैं बात करूं तो पहला पर्पस ये है कि जो हमारा क्षेत्र है, जो भी जिस फील्ड का हम कंटूर मैप तैयार कर रहे हैं, कंटूरिंग कर रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, उसका हमें वहां पे कितना ऊंचान है, कितना निचान है, मतलब एलिवेशन, डिप्रेशन, टू डिटरमाइन एलिवेशन, डिप्रेशन, है ना, एलिवेशन कॉमा डिप्रेशन, ठीक है। स्लोप वगैरह भी मिल जाता है भाई अपन को, स्लोप भी, फ्लैट सरफेस भी, है ना, बहुत मतलब समझ रहा है ना। एक हिसाब से टोपोग्राफी, एक हिसाब से क्या हो गया, अगर भाई घूम फिर के बात कहाँ आ गई, अगर सीधे सीधे में ज्यादा आपको घुमाओ फिराओ नहीं, तो सीधे सीधे बात आई, मतलब वहां की स्थलाकृति हमें क्लियर होने लगती है, इमेज जो बनती है वो क्लियर होने लगती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको डिटरमाइन होती है, पता चलता है भाई। अब ये बहुत बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, हमारे आगे के जो प्रोसीजर होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि ये जो है हम इससे क्या करते हैं कि
आपको आइडिया मिल गया, एक आइडियोलॉजी मिल गई। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको रन ऑफ डिटरमाइन करना है, कैचमेंट एरिया डिटरमाइन करना, टू डिटरमाइन रन ऑफ, ठीक है, किसी वाटर रिसोर्स का रन ऑफ, ठीक है, या कैचमेंट एरिया वगैरह, ये सब बड़ा हेल्पफुल होता है ये भाई। अब इसमें क्या है ना, अभी बताते हैं इसको। इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि किसी जल स्रोत का, किसी नदी का, किसी कैचमेंट का मतलब जो है कैचमेंट एरिया क्या है, रन ऑफ क्या है, ये डिटरमाइन करने में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। टू डिटरमाइन द कैपेसिटी, टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर, टू डिटरमाइन, अब ये क्यों करते हैं ना, बता रहे हैं। टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर, रिजर्वायर ना, ठीक है, ऑफ अ रिजर्वायर। क्या होता है ना कि जैसे कि आप क्या है कि जो भी आपका वो है, टू डिटरमाइन द रन ऑफ या कैचमेंट एरिया, क्या है कि कोई भी हमारा वाटर प्रोजेक्ट मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जैसे कोई नहर हुआ, कोई डैम हुआ, है ना, कोई वाटर ड्रेनेज वर्क जो हमें करना हो, कोई भी वर्क जो भी है, तो वो उसके लिए रन ऑफ कैचमेंट एरिया से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, क्योंकि कोई एक्सीडेंट को होने से रोकने के लिए और कंडीशन सारी अपने कंट्रोल में रखने के लिए, अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की बेसिस पर हम आगे का डिजाइन करते हैं, आगे के वर्क को प्रोसीड करते हैं। तो ये बड़े हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, और ये हमें किससे मिलते हैं, कंटूर सर्वे से। ओके, कोई रिजर्वायर है डियर, उसकी कैपेसिटी आप डिटरमाइन कर रहे हो, तो किसी जलाशय की धारिता, किसी नदी जल स्रोत की मतलब नदी तो फिलहाल अपने आप बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है, तो रिजर्वायर ही हमारे लिए ठीक रहेगा। तो रिजर्वायर, कोई तालाब, कोई झील, लेक वगैरह, इनकी जो है कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए बड़ा हेल्पफुल है ये, ठीक है। फोर्थ है डियर, ठीक है, फोर्थ है अगर बात करें तो, सॉरी, ये जो है टू इस्टेब्लिश ना, to establish the slope by set it on the map, आफ्टर सेट इट कर देते हैं ना, आफ्टर से ज्यादा क्लियर होगा आपको। आफ्टर ओके ना। देखिए क्या है ना कि जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि भाई कंटूर मैप तो एक्चुअली में कंटूर जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइनें होती हैं, लेकिन उसको जब हम लाइन मैप पर ड्रॉ कर लेते हैं वो सतह स्थिति ले लेती हैं। तो जब मैप पे है तो मैप पे एक निर्धारित स्लोप पे आपने कोई लाइन खींच लिया, अब इस लाइन को आप ऑन द फील्ड भी तो सेट आउट कर सकते हो। तो मतलब मैप पे पहले हमने उसको सेट आउट कर लिया, उसके बाद हम उसको फील्ड में भी स्टैब्लिश कर ले रहे हैं, तो ये भी काम आप इससे कर सकते हैं, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है इससे। और देखिए क्या है, फॉर अलाइनमेंट संरेखण के लिए, बेस्ट संरेखण के लिए, फॉर बेस्ट अलाइनमेंट, या अलाइनमेंट फॉर बेस्ट भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट तो बेस्ट ही है, अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट, फॉर बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ, जैसे कैनल हुआ, है ना, टनल हुआ, है ना, रेलवे लाइन हुआ, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे हैं, रेलवे लाइन हुआ, ठीक है, एक्सेट्रा ना, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं डियर, फॉर बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ कैनल, टनल, रेलवे लाइन एक्सेट्रा। कोई भी हमारा जो मतलब है प्रोजेक्ट, उसके बेटर अलाइनमेंट के लिए। इवन मैं आपको बता दूं कि जो नहरें होती हैं, जो नहरों का जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, जो बेड में स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, वो इसी कंटूर लाइन पर ही किया जाता है, और इसी कंटूर लाइन के अलाइनमेंट पर ही ये स्लोप प्रोवाइड करके किया जाता है, ठीक है। तो स्लोप कंटूर लाइन पर ही किया जाता है ये काम, ठीक है। और देखिए क्या है कि टू डिटरमाइन द इंटरविजिबिलिटी, भाई दो बिंदुओं के बीच अगर अंतर्दृश्यता है ना, तो ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं with the help of contour map, with the help of contouring to determine the intervisibility na, intervisibility between 2 points, okay, between 2
पॉइंट्स डियर, बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट, और मैं अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ता हूं। जैसे कि ये सारी चीजें तो हो गई आपकी, अब और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। सॉरी, ये हो गया आपका जो है ठीक है, टू डिटरमाइन द अर्थवर्क डियर। अगर कोई अर्थवर्क है ना, टू डिटरमाइन द अर्थवर्क। अभी क्या है कि अर्थवर्क तो आप जान ही रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत है नहीं। अब भाई अर्थवर्क में क्या है कि भाई कटिंग है, फिलिंग है, क्या नहीं है, ठीक है, कटिंग, फिलिंग, एक्सेट्रा, ओके ना, एक्सेट्रा। अब इसके बाद और भी है, जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर ड्रेनेज का सिस्टम हुआ, सीवर लाइन का हुआ, तो उसका जो है पासेस कराने में टू डिटरमाइन द पथ, ऑफ सीवेज और वाटर ड्रेनेज वर्क है ना डियर, सीवेज और वाटर ड्रेनेज वर्क, सॉरी इसको मैं और इधर लिख लेता हूं, और वाटर ड्रेनेज वर्क है ना, वाटर ड्रेनेज वर्क, ओके डियर। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे मतलब आप बेनिफिट आप उठा सकते हैं, किसकी मदद से, कंटूर की मदद से। कंटूर की मदद से बहुत सारे इस तरह के बेनिफिट आप बहुत सारे उठा सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में कंटूर में आपको लेवल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, थियोडोलाइट आप यूज कर सकते हैं, लेवल स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि भाई वो रिलेटिव रिड्यूस लेवल वाले पॉइंट जो है हम लोग लेवल स्टाफ वहीं उसी पॉइंट पर रखकर उसका रीडिंग लेते हैं। लेवल इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं। लेवल भाई थियोडोलाइट तो भाई उसका मॉडर्न फॉर्म मतलब और डेवलप्ड फॉर्म हो गया, बहुत सारी चीजें आप उसमें, ठीक है। तो ये चीजें थी डियर जो पर्पस हैं यूज करने के कंटूरिंग को, ठीक है, इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और इवन और भी हो सकते हैं, और भी जो आप इस लिस्ट में ना देख रहे हो, ठीक है, और भी कई हो सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं डियर कंटूरिंग के। कंटूर क्या है ये आपको क्लियर है, कंटूरिंग का पर्पस क्या था ये भी क्लियर है डियर। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कंटूरिंग का जो मतलब कंटूरिंग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कंटूर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, और उन पे डिस्कस करने से पहले कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, इन सारी चीजों पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी दैट कंटूर इंटरवल ना, कंटूर इंटरवल CONTOUR, कंटूर इंटरवल ना, कंटूर इंटरवल। अगर कंटूर इंटरवल की मैं आपसे बात करूं तो कंटूर इंटरवल में डियर क्या है ना कि जैसे कंटूर इंटरवल क्या होता है कि दो क्रमागत समोच्च रेखाओं मतलब ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स is the vertical difference between two consecutive contour. Contour interval in actually is the vertical distance between two consecutive contours dear. तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो दो क्रमागत समोच्च रेखाएं हैं ना, मैं मान लीजिए इस तरह से मैं समोच्च रेखाएं ले रहा हूं, ये दो विभिन्न मान की समोच्च रेखाएं आपके सामने मैंने यहाँ पे सेट आउट किया है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि पॉइंट्स अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, दो पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ए ले लिया और दूसरा पॉइंट बी, ये मान लिया भाई 99 मान वाली समोच्च रेखा है, आर एल इक्वल टू 99, और इसका आर एल अपन लोग ले लेते हैं 100, ओके ना, ठीक है, ये 99.0 मीटर है और ये डियर 100.0 मीटर, ओके। तो डियर क्या है ना कि इन दोनों बिंदुओं की ये जो दोनों पॉइंट्स हमने लिए हैं, एक 99 मान वाली कंटूर, दूसरा 100 मान वाली कंटूर, ये इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो शुद्ध वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज कंटूर इंटरवल। अभी इनके बीच जो डिफरेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस आपको मिल रहा है डियर, वो कितना मिल रहा है? अगर कंटूर इंटरवल की बात करूं मैं आपसे, तो कंटूर इंटरवल यहां पे क्या हो जाएगा डियर, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच डिफरेंस कितना है डियर, 100 माइनस 99 मीन्स 1.0 मीटर, ओके ना।
दैट इज कंटूर इंटरवल, दैट इज कंटूर इंटरवल, इसी को बोलते हैं डियर कंटूर इंटरवल। समोच्च रेखांतर, हिंदी में अगर बात करो तो समोच्च रेखांतर इसको बोलते हैं। और ये कंटूर इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। कंटूर इंटरवल जो है एक्चुअली में क्या है कि ये कंटूर इंटरवल दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच शुद्ध ऊर्ध्वाधर दूरी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हमें कंटूर इंटरवल कितना लेना चाहिए, किस टाइप के सर्वे के लिए कितना लेना चाहिए, ये कंटूर इंटरवल हमारा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं, कारक हैं जिन पर निर्भर करता है, इन सभी चीजों को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों को जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले एक चीज और यहां पर आप जान लीजिए, जिसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, जिसे बोलते हैं डियर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ना, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए क्या है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हिंदी में क्षैतिज समतुल्य इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है कि दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच दो बिंदुओं पर, किन दो बिंदुओं के बीच शुद्ध क्षैतिज दूरी को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट मैं यहां पर ले रहा हूं और दूसरा पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो डियर क्या है ना कि इन दो बिंदुओं के बीच जो शुद्ध क्षैतिज दूरी होगी, शुद्ध क्षैतिज दूरी, इंटरवल नहीं मैं बात कर रहा हूं, इंटरवल तो यहाँ पे भी 100 माइनस 91 ही आपको मिलेगा, लेकिन इनके बीच की जो दूरी आपको दिख रही है शुद्ध क्षैतिज दूरी, दो समोच्च रेखाओं, दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के मध्य किन्हीं दो बिंदुओं पर दो शुद्ध क्षैतिज दूरी पर शुद्ध क्षैतिज दूरी जो होती है, ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है, उनके बीच का जो ट्रू हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डियर ना। अब ये दो बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी कम भी हो सकती है डियर, ज्यादा भी हो सकती है, अलग अलग प्लेसेस पर, एक ही मान की कंटूर रेखाओं पर, सेम समान मान की समोच्च रेखाओं पर अलग अलग बिंदुओं पर ये दूरी कम ज्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षैतिज दूरी है डियर, ये इन समोच्च रेखाओं के स्लोप पर डिपेंड करती है, इनके स्लोप पर डिपेंड करती है, इनके जो ढाल होते हैं समोच्च रेखाओं के उस पर निर्भर करती है। अभी कैसे निर्भर करती है मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैसे कि मान लीजिए ये दो स्लोप हो गया, ठीक है। अब डियर देखिए यहां पर एक 90 मान वाली समोच्च रेखा है, एक 80 मान वाली समोच्च रेखा है, ठीक है। तो इनके बीच जो शुद्ध क्षैतिज दूरी वो कुछ इस तरह से होगी, जो है ठीक। और यही पे जब दूसरा पॉइंट है, ये कंटूर लाइन मतलब भाई ऐसे जा रही है, ये कंटूर लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि कहीं पर ये कंटूर लाइन इधर पास में भी आ सकती है, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी तो होती है, सीधी तो होती नहीं है। अब यहां पे अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बात करें तो यहां पे डिस्टेंस देखिए कम हो गई है ना। तो क्यों, मतलब ये आपको ध्यान देना, इनके मध्य जो स्लोप होगा ना उस पर डिपेंड करता है ये क्षैतिज दूरी। अगर दो कंटूर लाइन के बीच का जो स्लोप मतलब क्या नाम है स्लोप बहुत ज्यादा है, तब उनके बीच की क्षैतिज दूरी बहुत कम होती जाएगी। और अगर स्लोप बहुत कम है, मतलब फ्लैट सरफेस को रिफर कर रहा है वो, तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी डियर, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी आपको। तो इसमें थोड़ा सा रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक क्या है। तो ये दोनों चीजें, और सबसे खास बात जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं वो ये है डियर कि जो स्लोप मिलता है ना, वो स्लोप कैसे मिलता है उसका भी जुगाड़ है अपने पास। जो स्लोप है डियर वो हमें कैसे पता चलेगा, कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल, जी हाँ, कंटूर इंटरवल को अगर हम डिवाइड कर दें हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट से, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट से, अगर ये दो चीजें आपको गिवन है ना, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और कंटूर मतलब इंटरवल, ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्लोप होगा वो आपको डिटरमाइन हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट पता होने पर आप स्लोप भी डिटरमाइन कर सकते हो। ये भी बड़ा बेनिफिट आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल भी जानिए, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट भी जानिए और स्लोप भी जानिए। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई कंटूर इंटरवल कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं जिन पर डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल, है ना। कंटूर इंटरवल पर अपन लोग आगे बढ़ेंगे अब, दैट इज द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट या फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंटूर इंटरवल।
फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या अफेक्टिंग भाई, कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कंटूर इंटरवल। अब भाई ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं इसमें, तो ये है डियर कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड को रिप्रेजेंट पर डिपेंड करता है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड, एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड, ये ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड ये डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। दूसरा डियर अगर बात करें तो स्केल ऑफ द मैप भी, स्केल ऑफ द मैप, स्केल ऑफ द मैप ये भी अफेक्ट करता है। और अगर इसके आगे बात किया जाए तो अवेलेबल टाइम अवेलेबल एंड फंड, टाइम अवेलेबल एंड फंड ये भी अफेक्ट करता है डियर, एंड फंड, ठीक है। चौथा अगर डियर मैं बात करूं आपके साथ यहां पर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड, स्केल ऑफ द मैप हो गया, टाइम एंड फंड अवेलेबल, ठीक है, ये हो गया आपका। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी भी रिप्रेजेंट करता है ना, टोपोग्राफी कैसी है, मतलब बोले तो वही इसी में आ गया ये आपका, ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड डियर, ठीक है। अभी जो बचेगा उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे डियर। तो इसमें क्या है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड, नेचर अगर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड की अगर मैं बात करूं डियर, तो नेचर कैसा है, नेचर कैसा है मतलब ग्राउंड का जो फीचर है वो कैसा है। अगर ऊबड़ खाबड़ वाली समतल सतह है, बहुत स्लोपी सरफेस है, तो वहां पर कंटूर इंटरवल का मान दूर मतलब ज्यादा ले सकते हैं हम लोग, कंटूर इंटरवल ज्यादा ले सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को। और अगर फ्लैट सरफेस है तो वहां पर कंटूर इंटरवल का मान कम रख सकते हो आप, ठीक है। पर्पस ऑफ द सर्वे, पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ कंटूर या पर्पस ऑफ सर्वे, सीधा सीधा लिख देता हूं ना, ये ज्यादा बेटर है। पर्पस ऑफ सर्वे भी डिपेंड करता है, देखिए कैसे। नेचर एंड एक्सटेंट में क्या है डियर कि जो भी नेचर है, मतलब ग्राउंड अगर अनइवन सरफेस है, डिप्रेशन है, गड्ढे हैं, ऊंचाई है, टीले हैं, ठीक है, बहुत स्लोपी सरफेस है, तो वहां पर अपन लोग कंटूर इंटरवल ज्यादा रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वहां पे कंटूर इंटरवल का मान ज्यादा रखेंगे, इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत दिक्कत होगी अगर आप ज्यादा नहीं रखेंगे, पास पास रखेंगे तो एक ही पॉइंट पर कंटूर लाइनें मिलती हुई नजर आएंगी, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, बहुत पास पास आ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कंटूर इंटरवल का मान वहां पे ज्यादा रखा जाए। क्लियरिटी, मतलब स्पष्टता, क्लियरनेस रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, क्लियरिटी होने के लिए बहुत जरूरी है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए फ्लैट सरफेस है, छोटा एरिया है, तब आप ज्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंटूर इंटरवल आप मतलब जो है मतलब फ्लैट सरफेस है तो आप ज्यादा रख लीजिए, ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूं डियर स्केल ऑफ द मैप ना, स्केल ऑफ द मैप की अगर बात करूं आपके साथ में, तो स्केल ऑफ द मैप में क्या है कि स्केल के जस्ट अपोजिट होता है। अगर स्मॉल स्केल आपने लिया तो कंटूर इंटरवल ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, और अगर इस लार्ज स्केल लिया तो कंटूर इंटरवल कम रखना पड़ेगा। रीजन उसका ये है कि कंटूर इंटरवल अगर लार्ज स्केल पर है तो यानी क्षेत्र छोटा है तो वहां पर बड़ा बड़ा कंटूर इंटरवल मतलब ज्यादा रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्केल स्मॉल है वहां पर कम रख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि छोटा क्षेत्र है। अगर स्केल आप जो है छोटा रख रहे हो यानी कि एरिया बहुत बड़ा है आपने आपका, तो वहां पर कंटूर इंटरवल हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, जिससे हमारा कम टाइम में हमारा जो है मैप कंप्लीट हो जाए, हमारा जो कंटूरिंग वर्क है, सर्विंग प्रोसेस, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है दैट इज टाइम एंड अवेलेबल फंड डियर। टाइम एंड अवेलेबल फंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो टाइम एंड अवेलेबल जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्वेइंग हो या कंटूरिंग हो, कंटूरिंग है, कंटूरिंग तो सर्वेइंग में आता है, कोई भी आप सर्वे ले लीजिए, जितना ज्यादा आप उसमें एक्यूरेसी में जाएंगे उसका मतलब है कि उतना टाइम टेकन, उतना कॉस्टली, उतना टाइम होने पर आपका उतना पास फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी का मतलब है ज्यादा क्लियरनेस का मतलब है ज्यादा समय की खपत, ज्यादा मतलब पैसे का खर्च,
तो सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो वो चीजें आपको प्रिपेयर रखनी पड़ेंगी। अब पता चला कि भाई जो है आपको काम करना था, आपको काम खत्म करना है 2 दिन में और 1 हफ्ते तक आपका सर्वे ही चल रहा है, तो यहां पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो भी कंटूर इंटरवल है अपने टाइम के हिसाब से, क्या टाइम है आपका, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में आपका प्रोजेक्ट है, क्या फंड है आपके पास, क्या उपलब्ध धन है, उसके हिसाब से ही हमें कंटूर इंटरवल डिसाइड करना चाहिए। मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है तो अब उसमें छोटे छोटे कंटूर इंटरवल लेके चले गए तो भाई करते रह गए सर्विंग, करते रह गए उसका कंटूरिंग, तो पता नहीं किस मतलब कब जाके वो कंप्लीट होगा, किस शताब्दी में, किस सदी में। तो इसलिए अब क्या है कि उसी के हिसाब से हम डिसाइड करें क्या आपके पास फंड है, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम करने का मतलब ज्यादा मतलब खर्चा, टाइम तक भाई आपको स्टाफ सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीजें मैनेज भी करनी पड़ेंगी, इकोनॉमिकल भी देखना है, इकोनॉमी भी देखनी है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द सर्वे डियर। अगर पर्पस ऑफ द सर्वे की बात करें तो कार्य का उद्देश्य क्या है, मतलब कि अगर छोटे और साधारण प्रकार के सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं तो वहां पर डियर क्या होता है कि कम इंटरवल रख लेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है और तो फिर वहां पर कंटूर इंटरवल का मान ज्यादा रखना पड़ेगा हमें, क्या, ताकि वर्क जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर किसी भवन का कि छोटे मोटे क्षेत्र का कर रहे हैं तो कंटूर इंटरवल चल जाएगा कम में भी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अपोजिट, इसके अपोजिट अगर हम जाएं तो फिर उस हिसाब से अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी डियर जो मैंने आपके साथ शेयर किया इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड कंटूर इंटरवल। कंटूर लिख देता हूं ना, कंटूर तो छोड़ दिया मैंने, कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंटूर इंटरवल को अफेक्ट करते हैं डियर। तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डियर वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अब ये कंटूर इंटरवल हमें किस किस टाइप के पर्पस के लिए कौन कितना कितना लेना चाहिए, इन चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए देखिए क्या क्या मतलब कंटूर इंटरवल अपन लोग ले सकते हैं, है ना। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं। ठीक है, कि स्केल क्या है, स्केल के हिसाब से और नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे कि जो है कंटूर इंटरवल अपन लोगों को कितना लेना है। ठीक है, कंटूर इंटरवल कितना हम लोगों को लेना है, ये स्केल हो गया। ठीक है ना, क्लियर आई थिंक मेरे ख्याल से। चलो भाई फटाफट करते हैं। ये सीरियल नंबर हो गया आपका पहला, है ना, ये तो आपका पहला कॉलम सीरियल नंबर हो गया। दूसरा कॉलम भाई नेचर ऑफ वर्क, मतलब नेचर ऑफ सर्वे, किस टाइप का सर्वे है, नेचर ऑफ सर्वे वर्क, सर्वे है ना, नेचर ऑफ सर्वे। नेक्स्ट है जो कंटूर इंटरवल कितना लेना चाहिए, कितना होना चाहिए, कंटूर इंटरवल, इंटरवल। ओके डियर, अब इसके बाद में नेक्स्ट है भाई उसके हिसाब से जो आरएफ है या स्केल है, स्केल या फिर आरएफ कितना, सॉरी ये आपका स्केल या आरएफ कितना होना। ठीक है, अब पहला अपन लोग लेते हैं डियर। पहला अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई भवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोई कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इस टाइप का कोई वर्क है, तो इसके लिए कंटूर इंटरवल का मान आप 0.2 से 0.5 मीटर ले सकते हो, 0.2 से 0.5 मीटर ना, इन मीटर लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, और ये स्केल इसका जो है डियर वो लेस देन होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर से। ठीक है, ये स्केल इसके हिसाब से लेना है। ठीक है डियर, ये स्केल आप इसके हिसाब से ले सकते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह। अगर मान लीजिए कि कोई सिटी प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, कोई सिटी प्लानिंग या रिजर्वायर वगैरह है, ठीक है, सिटी प्लानिंग या रिजर्वायर, ठीक है ना, एक्सेट्रा, इस तरह के काम के लिए आप कर रहे हो डियर, तब देखो भाई इसके लिए अपन लोगों को कितना लेना, 0.5 से लेकर के, ठीक है, 0.5 से लेकर के 2 मीटर तक ले सकते हो आप, है ना। और जो इसका स्केल होगा डियर वो मैं आपको बता दूं कि
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 मीटर से 100 मीटर ना, 50 मीटर से 100 मीटर तक आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया कोई टॉपोग्राफिकल मैप वैप का काम है, अगर कोई टॉपोग्राफिकल जियोग्राफिकल, ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे, टॉपोग्राफिकल या जियोग्राफिकल जो भी होगा इसमें से देख लिया जाएगा। ठीक है, टॉपोग्राफिकल या जियोग्राफिकल, ठीक है, टॉपोग्राफिकल ही रखिए अभी, अगर जरूरत पड़ेगी तो जियोग्राफिकल ऐड करूंगा मैं। ठीक है, अब ठीक है, इसके लिए आप 2 to 3 मीटर और अबव भी रख सकते हो और ज्यादा भी रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अबव स्केल आपको मैं बता दूं, इसके लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर टू 200 मीटर ले सकते हो। ठीक है, 50 मीटर टू 200 मीटर ले सकते हो। अब इसके आगे मैं आपसे बात करूं अगर, ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं अपन लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो हो गया डियर, ये 4th नंबर पर इसकी बात करें अगर, तो 4th नंबर पर क्या आएगा, फ्लैट सरफेस मान लीजिए, कोई फ्लैट सरफेस, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस के लिए भी वही 0.2 से 0.5 मीटर लेंगे, 0.2 से 0.5 मीटर। और जिसमें RF स्केल लेंगे आप, वो जानते क्या होगा, लेस देन 1:1000। ठीक है, लेस देन 1:1000। ओके, और इसी में अगर डियर बात करें तो 0.5 से 1.5 भी ले सकते हो आप, 0.5 से 1.5 भी ले सकते हो आप, जब आपका स्केल होगा डियर 1:1000 से 1:10,000 के बीच। ठीक है, 4 जीरो हो गया ये। ओके डियर, अब नेक्स्ट अगर बात करें डियर, तो स्लोप पर अगर आप लेना चाह रहे हो, है ना, किस पर, स्लोप पर लेना चाह रहे हो, स्लोपी सरफेस पर। ठीक, स्लोप पर अगर आप लेना चाह रहे हो डियर, तो आपको बता दूं कि 0.5 से 1 मीटर आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपका स्केल जो जाएगा लेस देन 1:1000 होगा यहां पर। ठीक है, और इसी क्रम में डियर अगर बात करूं मैं, तो 1.5 से 2 मीटर भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, 1.5 से 2 मीटर भी ले सकते हो आप। ये आपका इसमें 1:1000 RF से जो है 1:10,000 तक आपका हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर 6 नंबर पर। ठीक है, फ्लैट सरफेस स्लोप वगैरह है, एक और है जिसकी बात करें अगर, तो उसमें आप ज्यादा ले सकते हो, मतलब 2 मीटर से लेकर 10 to 20 मीटर तक ले सकते हो आप। ठीक है, और अब भी आप ले सकते हैं, है ना। ये आपका, सॉरी ये कहां से आ गया, जो है, ठीक है, ज्यादा जा सकते हैं आप। ये मोर देन डियर, ये मोर देन 1:10,000 के लिए, है ना, 1:10,000 से ज्यादा आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ डेटास थे, मान लीजिए कुछ मिस हुआ होगा तो आपको बता दिया जाएगा फिर से। ठीक है, फिलहाल इतनी चीजें आपके लिए काफी हैं जो मेरी समझ से है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो भी आप कंटूर इंटरवल लेना चाहें ले सकते हैं डियर। तो कंटूर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि नहीं, इसमें एक रिलेशन देख रहे हैं आप, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, कि जैसे जैसे स्केल छोटा हो रहा है, स्केल बड़ा है तो कंटूर इंटरवल कम होता जा रहा है, और स्केल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्केल जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है, कंटूर इंटरवल का मान छोटा होता जाता है, इस कंटूर इंटरवल का मान देख रहे, अपोजिट रिलेशन है। यहां पे स्केल कम था, ज्यादा था, बड़ा था, मतलब इस कंटूर इंटरवल कम, स्केल यहाँ पे छोटा हो रहा है, कंटूर इंटरवल बढ़ रहा है, और छोटा हो रहा है और बढ़ रहा है, और छोटा होता गया और बढ़ता गया, जैसे छोटा हो उससे कंटूर इंटरवल का मान बढ़ता गया।
तो ये रिलेशन है, डिफरेंस स्केल में और कंटूर इंटरवल में। अगर स्केल ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कंटूर इंटरवल आपने कम लेना है, और अगर स्केल कम हो रहा है तो कंटूर इंटरवल आपने ज्यादा लेना है। ठीक है, ओके। तो इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करिए और एंजॉय करिए, करते रहिए मेरे साथ। और टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है डियर, ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। सेशन को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए जेनिक के साथ। जेनिक आपके साथ दिन रात लगा हुआ है, जेनिक आपके साथ हर कदम पर खड़ा है और जेनिक आपकी समस्याओं का हमेशा समाधान लेकर आया है। तो जेनिक पर बने रहिए, जेनिक आपका है, जेनिक आपके आप मेंबर हैं। एंजॉय करते रहिए और जेनिक पर एक्टिव रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।